Good morning, everyone. So today I'm going to revise the yesterday's lecture only. I guess that yesterday's lecture was not clear to some people because of the technical glitch, like the voice and the writing part was not synchronizing. They were not syncing. So I will just give a quick like revision of what we did yesterday. I would suggest you can make notes from there also, or you can just listen to what I am doing over there. The thing is, I have already written this material. I'll just be speaking, ठीक है ना? And you people have to make notes. Fine. चलो. Cash flow statement, accounting standard 3. I told you that there are three major topics which have to be very clear in accountancy. If these topics are clear, it means you have a good base in accounts. One is share capital, then we have not for profit, then we have cash flow statement. Share capital we did in March, April. You can, and I am hopeful that all are clear with this chapter. Then not for profit, which we did in grade 11th, and then cash flow statement. Okay. Now, how do we define cash flow statement? Write down, it is a statement that shows inflow and outflow of cash and cash equivalents during a period. This is as simple like a cash book. कैश बुक भी तो ये बताता था पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है. बट जब हम +1 में कैश बुक बनाते थे तो बस उसमें रैंडमली हम लिख देते थे रिसीट साइड पे जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है. बट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है ना? फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, और इस चैप्टर में हम देखेंगे इन एक्टिविटीज़ में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है. एंड व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हम काम करते हैं. ठीक है. सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. हम इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कहाँ करते हैं? कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लेते हैं, हम लैंड खरीद लेते हैं, हम बिल्डिंग खरीद लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेते हैं. एंड थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है जी. A cash flow statement is a statement that shows inflow and outflow of cash and cash equivalents. ठीक है. कैश का मतलब तो कैश है जो मेरे पर्स में पैसे पड़े. एंड व्हाट डू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट्स? द नियर कैश आइटम्स. ठीक है. कैश प्लस नियर कैश आइटम्स मीन्स विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश. सो वी कैन हैव कैश इन हैंड, द मनी लाइंग इन माई पर्स, बैलेंस विद द बैंक. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक, करंट अकाउंट में जो पैसे पड़े वो बिजनेस के होते हैं. सो जब मर्जी जाओ, जितनी मर्जी विड्रॉल्स करो, जितनी मर्जी डिपॉजिट्स कराओ, नो रोक टोक. एंड थर्ड इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. ये होती है इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है ना? जो रेडिली ट्रेडेबल होती हैं. कई बार हम कुछ ऐसे शेयर्स खरीदते हैं जिसमें क्लॉज होता है कि यू गो एंड सेल इन द स्टॉक एक्सचेंज, यू विल गेट मनी. सो दे आर नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. अनदर नेम फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. ओके. कौन बनाता है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट? हु प्रिपेयर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट? कौन बनाता है? इट इज़ वेरी रेयरली प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. ठीक है ना? मलिका सिक्का कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएगी. 2 पार्टनर्स हैं, वो भी नॉर्मली बिजनेस में नहीं बनाएंगे. वेरी रेयरली इट हैपन्स आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का कैश फ्लो आ जाए. इट इज़ मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज, क्योंकि कंपनीज में ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले वाई? बिकॉज इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज टू पब्लिश द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. एंड व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या क्या बनाना होता है? कंपनी की बैलेंस शीट पब्लिश करनी ज़रूरी है. स्टेटमेंट ऑफ P&L, इस साल कंपनी ने प्रॉफिट कैसे कमाए. नंबर 3 ऑडिटर्स रिपोर्ट. एंड नंबर 4 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. दैट इज़ वाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. देखो जी, कंपनी में पैसा किसका है? पब्लिक का. और पब्लिक को इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी चाहिए. There are some qualitative characteristics of financial accounting which have to be followed, and these are: number 1, the information should be reliable.
So whatever is published by Reliance company in economic times should be reliable, it should be understandable, it should be relevant, and it should be comparable. So all these financial statements have to adhere to these क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो जब हमें ये सारे एस्पेक्ट्स पूरे करने होते हैं, वी फॉलो सर्टेन फॉर्मेट्स. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं विच आर यूनिवर्सली फॉलोड. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज फॉर गुडविल. Then we have accounting standard 3 for cash flow. We have accounting standard 27 for depreciation. Okay, when these accounting standards are prepared, are followed, in that very case, the information becomes comparable. क्योंकि सारे ही same format follow कर रहे हैं. All are following same format of cash flow. तो इसका मतलब अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलायंस ने बनाई है, एयरटेल ने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, ठीक है ना, बिल गेट्स ने बनाई है, इवन मलिका सिक्का ने बनाई है. वैसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप कम ही फॉलो करते हैं, बट चलो अगर बनाई है, सबका फॉर्मेट सेम है. द फॉर्मेट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ठीक है. अब ये फॉर्मेट क्या कहता है? कैश इज जनरेटेड और यूज इन 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है. Term by term we will be discussing all the activities. So first of all we are going to start with operating activity. As the name itself suggests, what are operations? Are the activities in which business deals. जो हम काम करते हैं. If I have a rice business, my operation is rice. If I have computer manufacturing, my operation is computer manufacturing. If I have a cloth business, my activities related to cloth will be operating activities. ठीक है. कपड़ा खरीदना, ऑफिस के एक्सपेंस पे करना, कपड़ा मैन्युफैक्चर करना, लेबर को वेजेस देनी, सेल करनी, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो +1 का हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट रिकॉल करते हैं. सबसे पहले सेल्स इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आते हैं. इधर क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्रेडिट को ऐड करते थे, डेबिट माइनस करते थे. आंसर वॉज ग्रॉस प्रॉफिट. उस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखते थे. याद करो मैम, ये बनाने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लो, क्योंकि मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. इधर सारे खर्चे हो जाते थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस, जनरल रिजर्व, टैक्स, नेट प्रॉफिट. ठीक है. और इधर इनकम्स हो जाती है. ड्रिप, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. ठीक है. अब हमने निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेशन से में कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ. अगर एक इमेजिनेशन यूज़ करूँ अकाउंट्स में, ऑपरेशन में क्या पैसा यूज़ होगा? मैंने माल खरीदा, मैंने लेबर को वेजेस पे की, मैंने ऑफिस का रेंट पे किया, मैंने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मैंने टेलीफोन बिल्स पे किए. अच्छा, सेल से पैसा आया. सो बस आप सिंपली क्या करो, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड. दो मेथड से निकालेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग. डायरेक्ट मेथड से यू टेक ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू बिजनेस. सेल्स मनी इज कमिंग इन, परचेजेस मनी इज गोइंग आउट, वेजेस पेड इज गोइंग आउट, ऑफिस एक्सपेंसेस इज गोइंग आउट, सेलिंग एक्सपेंसेस इज गोइंग आउट. ये जो ब्लैक पोर्शन में मार्क्ड है, ये सारा क्या है? डायरेक्ट मेथड. क्या है? डायरेक्ट मेथड. बट डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन सिलेबस. हमने डायरेक्टली तो निकालना ही नहीं कैश को, हम उल्टा मेथड फॉलो करेंगे. तो मेजॉरिटी सम्स इन योर बुक्स आर ऑफ इनडायरेक्ट मेथड एंड वी हैव टू फॉलो दैट. सो सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं नीचे से ऊपर चलेंगे. आपको मैंने रेशियोज में बताया था, तो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, हर टाइप का खर्चा माइनस कर देते हैं और हर टाइप की इनकम ऐड कर देते हैं, चाहे वो बिजनेस के साथ रिलेटेड है या नहीं है. बट अब मेरा कंसर्न इस टॉपिक में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना. ऑपरेशंस का प्रॉफिट मैंने आपको पहले भी बताया था. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज में हमने फॉर्मूला किया था. क्या फॉर्मूला किया था? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. कैन आई पुट इट लाइक दिस?
अगर मैं नेट प्रॉफिट में वो सारे खर्चे ऐड कर दूं जो बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है ना, हम एक और अब टर्म यूज़ कर लेंगे नॉन कैश पे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सिर्फ वही खर्चे लेने हैं जो कैश रिलेटेड हैं, जो कैश के साथ रिलेटेड ही नहीं है वो खर्चा बनेगा। So in the net profit, I will add all those expenses which are non-operating, number one, which are non-cash, number two. So let us see. I will add tax. मैम टैक्स ऑपरेटिंग, ये ना टैक्स ऐड होता है और ना नीचे जाके कहीं और माइनस होता है, जस्ट टेल यू, ठीक है। जनरल रिजर्व ये बुक्स में बनता है, नॉन कैश आइटम है इसलिए ऐड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, ये माइनस। लेट अस सी द फॉर्मेट में समझाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ओके देखो जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप कल आपने फॉर्मेट उस लेक्चर में सुन के बना लिया होगा, अगर नहीं बनाए इस लेक्चर को स्टॉप कर करके बनाएं। फॉर्मेट बनाने से भी पहले इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट। आप क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे फॉर्मेट है तो राइट हैंड साइड पे यू स्टार्ट विद वर्किंग नोट। माय फर्स्ट थिंग इज नेट प्रॉफिट अर्नड, ठीक है। वो कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट अर्न, जो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट में ये वाला प्रॉफिट, दिस वन, इसको उठा लेंगे। अब जो ब्लू से कर रही हूँ समझो, वो मैं समझा रही हूँ। नेट प्रॉफिट अर्न, इस प्रॉफिट में वर्किंग नोट में तीन चीज़ें ऐड करो और उसको लर्न कैसे करना है, पीपीटी नहीं होती पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, वैसे लर्न करो। 1P स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजंस हमारी नॉन कैश आइटम्स होती है। प्रोविजंस हम क्यों बनाते हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस पे करने के लिए। सो आई विल ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स ओवर हियर, ठीक है। अनदर थिंग टू बी एडेड इज डिविडेंड्स। वाई डिविडेंड्स आर टू बी एडेड, डिविडेंड तो बिजनेस में देते हैं। मैंने कहा बिजनेस की तीन एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड फाइनेंस का पार्ट है तो वहाँ जाना चाहिए, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, ऐड। क्या हो जाता है, ऐड। जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ये सारी चीज़ें क्या की हुई हैं, माइनस। मेरा टारगेट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, तो यहाँ पे डिविडेंड भी चार्ज हुआ होता है 2 डिविडेंड। अब वही डिविडेंड क्या कर देंगे, ऐड। पहले माइनस हुआ हुआ नेट प्रॉफिट में, वी आर एडिंग बैक बिकॉज वी हैव टू गो ऊपर, ठीक है। ओके ना, डिविडेंड पहले डिस्कस कर लें। डिविडेंड मैंने बताया 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 प्रपोज डिविडेंड। पूरा साल बिजनेस चलता है कंपनी का, साल के एंड में एक एनुअल जनरल मीटिंग बैठती है जिसमें डिसाइड होता है हम कितना डिविडेंड पे करेंगे, दैट इज नोन एज डिविडेंड प्रपोज। इट इज डिविडेंड, अच्छा फिर वो डिविडेंड एक बार प्रपोज हो जाए वही इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाने, डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स at the end of the year after general meeting is held, ठीक है। okay, second is preference dividend, as the name itself suggests, it is paid, given to preference shareholders. थर्ड इज interim dividend। अच्छा कई कंपनीज बहुत अच्छी सिचुएशन में होती है, उनका प्रॉफिट बहुत होता है, सो दे अनाउंस interim dividend। interim is after 3 months they give a check, after 2 months they give a check, during the year, given to equity shareholders only but during the year, ठीक है। चलो, so these are the 3 types of dividends, noted down। ये सारे डिविडेंड्स क्या कर देंगे हम, ऐड। क्या कर देंगे, ऐड, बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू दिस एक्टिविटी। एंड थर्ड इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रिजर्व बुक्स में बनते हैं, हम किसी को पैसे नहीं दे के आते, दिस इज नॉन कैश, बुक एंट्री है, नॉन कैश है, देयरफॉर इट विल बी एडेड। सो लर्न इट, मेक दिस फॉर्मेट 2 टाइम्स। सो नेट प्रॉफिट अर्नड क्वेश्चन में उठाया, उसमें 3 चीज़ें ऐड कर दी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और एक और चीज़ क्या ऐड की, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, PPT। ये ऐड करके जो आंसर आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये वर्किंग नोट बनेगा राइट हैंड साइड पे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मेट में ये नेट प्रॉफिट इधर ले जाओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ओके, अब रिमेनिंग आइटम्स यहाँ पे ऐड करेंगे, वी हैव टू मेक द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। सी, लर्निंग ऑफ द फॉर्मेट इज कॉन्सेप्ट इज लाइक समथिंग लाइक मेमोराइजिंग, but then application of the concept is logic, ठीक है। so learn the format thoroughly, items to be added, या हम ये भी वर्ड लिख सकते हैं items to be added, या हम लिख सकते हैं add non cash non operating expenses। so what all do we have, depreciation, चाहे ऑपरेटिंग है बट इट इज़ नॉन कैश, हम कैश फ्लो बना रहे हैं इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, नॉन ऑपरेटिंग है, सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, अगेन जैसे शेयर्स की इनकम, शेयर्स का डिविडेंड शेयर कैपिटल में जाता है, डिबेंचर्स का भी इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, डिबेंचर्स का भी इंटरेस्ट वहीं पे जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स। देन वी हैव अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे डेप्रिसिएशन होती है +1 में बताया था, वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन होती है, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा। देन वी हैव प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, याद है ये प्रीमियम हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं, है ना, तो डिस्काउंट भी इधर से राइट ऑफ करते हैं। अब इन सबको क्या करेंगे, ये फाइनेंस का पार्ट है, तो इन सबको ऐड बैक, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, ऐड। उसके बाद आइटम्स टू बी डिडक्टेड, या एक और नाम दे देते हैं लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसके लिए आपको एज यूजुअल याद करवाया है ड्रिप, डी इज डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं सारी आइटम्स क्या हुई हैं, ऐड। अब हम इनको क्या करेंगे, दे आर नॉट रिलेटेड टू अवर बिजनेस, इसलिए इसको माइनस, क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है जी। ये फॉर्मेट ख़त्म नहीं हुआ, ये बीच में मैंने वर्किंग नोट बनाया है, फॉर्मेट यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। तो ऊपर यहाँ तक निकाल लिया, ये दोनों चीज़ें कर ली, एक्सपेंसेस ऐड, इनकम्स माइनस, तो कैन वी से ऑपोजिट चलना है, बट कौन से एक्सपेंसेस ऐड, विच आर रिलेटेड टू अवर, which are not related to our business। यहाँ से जो आंसर आ जाता है उसको नाम दे देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यस और नो। अच्छा, अगर करंट एसेट बढ़े, इमेजिन करो मेरे पास लास्ट ईयर स्टॉक था, दोबारा से रिपीट करती हूँ, हाँ जी ध्यान से सुनना, ये लास्ट ईयर है, करंट ईयर है। लास्ट ईयर स्टॉक था 40,000, अब स्टॉक हो गया 1,20,000, स्टॉक बढ़ गया 40,000 से स्टॉक 1,20,000 हो गया। क्यों बढ़ गया, खरीदा तो पैसा बाहर गया, इसलिए इसको क्या कर देंगे, माइनस, इंक्रीज इन स्टॉक माइनस। सिमिलरली क्रेडिटर्स भी कम हो गए, क्रेडिटर्स 60,000 से 10,000 रह गए, क्रेडिटर्स क्यों कम हो गए, पे कर दिया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी माइनस, ओके। डेटर्स लास्ट ईयर थे 70,000, अब डेटर्स हो गए 30,000, डेटर्स कम हो गए, उन्होंने हमें पैसा दे दिया, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस। और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 7,000 थे, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 हो गए, इसका मतलब मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, एंड इफ आई एम नॉट पेइंग द सैलरी दैट मनी इज इन द बिजनेस, देयरफॉर इट वुड बी प्लस, ठीक है। तो टू रिमेंबर वी कैन जस्ट रिमेंबर, एक आइटम ले लो, अगर एसेट बढ़े तो उसको क्या कर देंगे, माइनस, बाकी सारा वाइस वर्सा, एसेट बढ़े तो माइनस, एसेट कम तो प्लस। यहाँ से आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, लर्न इट एंड लर्न इट, मेक इट 2 टाइम्स। पहली बार यहाँ से देख के नोट्स बनाओ, दूसरी बार अपने नोट्स लर्न करके दोबारा से रीराइट करो, और तीसरी बार विदाउट सीइंग रीराइट करो, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा कैश जनरेट, क्योंकि फॉर्मेट है, ये लर्न होगा तो चैप्टर आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, वही टैक्स जो वर्किंग नोट में ऐड किया था, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस, तो आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट विल बी द आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये है पहला फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही इन्वेस्टिंग है, ऐसे ही फाइनेंसिंग है, तीनों को मिला के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, और आपको पेपर में फुल फ्लेश समझता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? Okay, now let's solve a sum. Take out question number 18 from the book.
क्वेश्चन नंबर 18 बैक से। आई गेस 18 नहीं होगा तो 17 होगा। आई गेट द फ्रेश सम्स टुडे। मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं पुरानी बुक से पढ़ूँ। चलो सबसे पहले एक साइड पे फॉर्मेट बना लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखो, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। इट इज़ अ स्टेटमेंट, देयरफॉर नो डेबिट नो क्रेडिट। बस क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। ठीक है, और सबसे पहले वर्किंग नोट लोकेट करेंगे। वर्किंग नोट पे आ जाओ। क्वेश्चन के एंड में देखो मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, उसको लिखो नेट प्रॉफिट अर्न। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट अर्न। साथ ही में उसके टैक्स भी दिया हुआ है। साथ ही में उसके टैक्स भी दिया हुआ है, दिया हुआ है। चलो वो टैक्स ऐड करो। अच्छा, तीन चीजें ऐड कराई थी, पीपीटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, नंबर 2 प्रपोज डिविडेंड, एंड नंबर 3 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ से आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आया, 2,44,000। उसको हम ऊपर ले जाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब आइटम्स टू बी एडेड। आपने सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी, यू विल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट। आइटम्स टू बी एडेड में क्या क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन लिखा है। कैन यू सी डेप्रिसिएशन इन द क्वेश्चन, यस, जस्ट एडेड। देन क्या लिखा था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैन यू सी इट इन द क्वेश्चन, यस, एडेड। Then interest paid on debentures and loans. I cannot see it in the question. Premium, I cannot see. Discount on issue of debentures and debentures, I cannot see. So सिर्फ ये दो चीज़ें दिख रही हैं, बस वो ऐड कर दो। मैम ये ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह इनको नहीं करना है, या डायरेक्ट मेथड फॉलो होना है या इनडायरेक्ट। आई एम फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड, तो मैं वो आइटम्स ऐड करूँगी जो मेरे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है। लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ड्रिप में से देख लो कौन कौन सी इनकम अवेलेबल है, डिविडेंड रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो दोनों इनकम्स क्या कर देंगे, माइनस। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। मैम सेल्स वगैरह बेटर नहीं, वो डायरेक्ट मेथड था, हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। फॉर्मेट लर्न करो, वैल्यूज उठाओ और डाल दो जो जो चाहिए। यहाँ से आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब नेक्स्ट पेज पे आओ, वो नीचे देखो, अगर ट्रेड पेबल बढ़े, ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, क्या समझाया था, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस ऐड कर दो। ट्रेड रिसीवर्स भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस कर दो। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस। डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी क्या कर देंगे, माइनस। इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं, ऐड। यहाँ से आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो टैक्स पे किया उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो आंसर विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,21,000। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चंस ऑफ द सिमिलर काइंड, पहले ये वाला क्वेश्चन दोबारा करोगे, एंड द क्वेश्चंस ऑफ द सिमिलर काइंड आर 18, 19 एंड 20। ठीक है, इसी में ही थोड़े से क्वेश्चंस आज और ऐड करेंगे। चलो लेट्स बिगिन। ठीक है ना, नाउ राइट डाउन इम्पॉर्टेंट नोट। इफ स्टेटमेंट ऑफ P&L is given, calculation of profit flow, calculation of profit. If statement of P&L is given, then net profit as per statement of P&L is profit earned, जैसे इन्हीं क्वेश्चन में किया। प्रॉफिट अर्न क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो नीचे नेट प्रॉफिट दिया हुआ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ statement of P&L is not given,
if statement of P&L is not given but the values are given inside the comparative balance sheet, then difference in profit of current year and previous year is net profit earned. इस साल का डिफरेंस और पिछले साल का डिफरेंस क्या है? नेट प्रॉफिट अर्न. सो राइट डाउन द फॉर्मूला. नेट प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर माइनस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंपेरेटिव बैलेंस शीट. बनाओ. सपोजिंग द लास्ट ईयर 2008 है, करंट ईयर 2009 है. उसके अंदर दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L. 2 लाख से प्रॉफिट हो गया 5 लाख. सो हाउ मच विल बी था? पिछले साल प्रॉफिट 2 लाख था, इस साल प्रॉफिट 5 लाख हो गया. सो ड्यूरिंग दिस ईयर नेट प्रॉफिट अर्न कितना हुआ? 5 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 3 लाख. है ना? 2-3 और वेरिएशंस करते हैं इसमें. अब देखो सिया कंपैरेटिव बैलेंस शीट 2008 2009 स्टेटमेंट ऑफ P&L 3 लाख 2 लाख. तो नेट प्रॉफिट अर्न कितना होगा? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर माइनस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर. आंसर इज माइनस 1 लाख. करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है. आप देख लो करंट ईयर कौन सा. ठीक है, एक और करते हैं. कंपैरेटिव बैलेंस शीट ईयर 2008 2009 स्टेटमेंट ऑफ P&L 60,000 ब्रैकेटेड 1 लाख. ब्रैकेटेड 1 लाख में इसका लॉस हो गया. सो नेट प्रॉफिट अर्न करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. करंट ईयर में माइनस 1 लाख है, प्रीवियस ईयर माइनस 60,000. आंसर इज 1,60,000. है ना? फॉर्मूला क्या? करंट ईयर का तो माइनस 1 लाख है, माइनस प्रीवियस ईयर. अप्लाई एंड चेक. Okay, this is comparative balance sheet. (2008) 2009 statement of P&L ब्रैकेटेड 20 और यहाँ पे है ब्रैकेटेड 40. नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर माइनस 40 माइनस 20. एम आई राइट? सो आंसर इज माइनस 20. ठीक है. सो जस्ट डोंट लीव द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. नेट प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर माइनस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर. ठीक है जी. बस इसके साथ रिलेटेड भी एक सम करेंगे. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 5 सम निकाल लो प्लीज. क्वेश्चन नंबर 10. Cash flow from operating activities. Detail amount rupees particulars. चलो 10th क्वेश्चन. आई होप 10th ही होना चाहिए. ओके, पहले अपने अपने आइटम्स देख लो जो आपको चाहिए. वर्किंग नोट पे आ जाए आप.
वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट, क्योंकि वर्किंग नोट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। नेट प्रॉफिट देखो लास्ट में देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L 80 से 90, 10,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 3 चीज़ें यहाँ ऐड करवाई। PPT कुछ भी नहीं है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना प्रपोज डिविडेंड है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है। सीधा ही इसको यहाँ पे लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट अर्न हाउ मच 10,000। अब लिस्ट बनाओ, आइटम्स टू बी एडेड, वो क्या क्या है, आइटम्स टू बी एडेड, क्या क्या ऐड करना है, देखो दिख रहा है कुछ, आर यू एबल टू सी समथिंग, आर यू एबल टू सी समथिंग, यस डेप्रिसिएशन, ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, कितनी 1,000, लेस में कुछ भी नहीं है, ड्रिप नहीं है, यहाँ से आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स नहीं, डिक्रीज इन डेटर्स प्लस 10,000, बिल रिसीवर कम हो रहे, डिक्रीज इन बिल रिसीवर प्लस 2,000, क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स माइनस 4,000 है ना, माइनस 4,000। आगे बिल पेबल 35 से 22, डिक्रीज इन बिल पेबल माइनस 13,000, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस 1,000, देन वी हैव accrued income, increase in accrued income माइनस 1,000, या बस कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहीं से आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई विल मैसेज यू द सम्स इन द ग्रुप, क्योंकि लाइट चली गई है, मेरा लेक्चर बनते बनते ना ख़राब हो जाए, ठीक है ना। सो बैटरी भी लो है, सो आई विल बी कंक्लूडिंग द लेक्चर और आई विल सेंड यू द सम्स इन द ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।